नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम एसएससी के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी की शुरुआत कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने हमारे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के विषय में पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने भूगोल की शाखाओं और भूगोल के विषय में अध्ययन किया हुआ था। अब हमारा दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है, जो है यूनिवर्स, यानी कि अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के विषय में। और कल की क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था इसके परिचय के विषय में। वहां पर हम लोगों ने ब्रह्मांड की कैसे जो है क्या परिचय है या किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो रही है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा हुआ था, परिभाषा ली हुई थी। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं हमारे तीसरे टॉपिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के विषय में। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के विषय में। तो जहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रह्मांड है या हमारा जो यूनिवर्स है, इसका ओरिजिन कैसे हो रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित किस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणाएं या विचारधारा और किस प्रकार की थियोरीज यानी किस प्रकार के सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले हम एक छोटा क्विक रिवीजन लेंगे अपनी प्रीवियस क्लास का और देखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने किन चीज़ों के विषय में बात किया हुआ था। तो देखिए, इसकी पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था परिभाषा एवं परिचय के विषय में, यानी कि यहाँ हमने देखा हुआ था कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। जहां हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा यूनिवर्स है ये सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं का समूह है, यानी कि आवर यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल टू जायंट गैलेक्सीज। कैसे? देखिए, तो यहां हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक बहुत ही छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के जो है बना हुआ है। और ये जो एटम है या ये जो छोटा परमाणु है, इसकी इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट प्रेशर के साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। इस कण में इतनी ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर और डेंसिटी और प्रेशर होने के कारण इसमें कॉन्सेंट्रेशन हुआ और इस कारण से आज हम जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स में देखते हैं वो सब कुछ इसमें शामिल है। यहीं पर हम लोगों ने देखा हुआ था कि आज के समय में जो हमें हमारा ब्रह्मांड देखने के लिए मिलता है, उसमें अगर हम उसके ऑर्डर को देखें तो इसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो पूरे जो हम देख रहे हैं हमारे ब्रह्मांड को, वो जो है मुख्य रूप से ढेर सारी गैलेक्सीज से मिलकर के बना हुआ है। या कह सकते हैं कि अगर हम इसके ऑर्डर को फॉलो करें तो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बना हुआ है। सुपर क्लस्टर से मिलकर के बना हुआ है। सुपर क्लस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली ढेर सारी जो आकाश गंगाएं होती हैं, ये उनका एक समूह होता है। और जो सुपर क्लस्टर होता है ये ग्रुप्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। जो ग्रुप होता है यानी कि जो समूह है, उसमें एक समूह में लगभग 4 से 10 गैलेक्सीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जो ग्रुप है ये
ये जो ग्रुप है ये लगभग 4 से 10 गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो ग्रुप है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? गैलेक्सीज से। तो यहाँ हम बात करेंगे गैलेक्सी की, आकाश गंगा की। फिर जो आकाश गंगा है, ये जो आकाश गंगा है ये ढेर सारे स्टार्स से मिलकर के बनी हुई है। यानी कि हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था कि किस प्रकार जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं और उस एक गैलेक्सी में 100 बिलियंस ऑफ स्टार एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमारी गैलेक्सी है ये ढेर सारे तारों से मिलकर के बनी हुई है। और जब हम बात करते हैं इन तारों की, तो जो तारे होते हैं उनका खुद का परिमंडल या मंडल होता है जिसे हम सिस्टम कहते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे तारे यानी कि सूर्य के विषय में, सन के विषय में, तो इसके सिस्टम को हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे रिस्पेक्टिव स्टार सन के विषय में, इसलिए। तो जब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो ये जो सोलर सिस्टम है ये ढेर सारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है या इन सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस सोलर सिस्टम में क्या आते हैं? प्लैनेट्स आते हैं। तो ये एक ऑर्डर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान दीजिएगा, इस पे स्टार मार्किंग है। तो जब हम बात करते हैं यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड की, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ इसे मैं, जब हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रह्मांड की, हमारे यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स जो है वो ढेर सारे सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि ये ढेर सारे गैलेक्सीज का एक समूह है जिसमें ढेर सारे डस्ट पार्टिकल, गैसेस, गैसियस क्लाउड्स, आइस पार्टिकल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या मौजूद हैं। और जब जब हम बात करते हैं सुपर क्लस्टर्स की, तो ये बेसिकली ये ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। और जो ये सुपर क्लस्टर होते हैं ये मुख्य रूप से गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं के समूह हैं। और जो आकाश गंगाएं हैं, अभी जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके विषय में पढ़ेंगे कि जो आकाश गंगाएं होती हैं वो मुख्य रूप से क्लस्टर ऑफ स्टार, डस्ट पार्टिकल से मिलकर के जो है बनी हुई होती हैं, जिनमें क्लस्टर ऑफ स्टार लगभग 98% जो है मौजूद होता है। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्स है वो सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बने हुए हैं, यानी कि ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर के बने हुए हैं। जो सुपर क्लस्टर है वो ढेर सारे ग्रुप्स से मिलकर के बना हुआ है, ढेर सारे समूहों से मिलकर के बना हुआ है। एक ग्रुप में 4 से 10 गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं यानी कि मौजूद होती हैं। और एक गैलेक्सी में ढेर सारे स्टार्स या कह सकते हैं लगभग 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद होते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे स्टार, तो हमारा स्टार क्या है आप मुझे बताएंगे? हमारा स्टार है सन। हमारा स्टार क्या है? सन। और जब हम बात करते हैं सूर्य के विषय में, तो सूर्य के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। यानी कि जो तारे हैं उनका मंडल है जिसे हम सोलर सिस्टम बोल रहे हैं। सोलर सिस्टम में ढेर सारे प्लैनेट्स, ग्रह वगैरह आते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस ऑर्डर को अगर हम फॉलो करें अर्थ के पर्सपेक्टिव से, तो अब आप मुझे बताइएगा कि जो प्लैनेट्स हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे प्लैनेट, हमारे घर, तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी? अर्थ की। और जब हम बात करते हैं अर्थ का के स्टार की, तो अर्थ का स्टार क्या है? हमारा तारा क्या है? सन है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? मुख्य रूप से वो मिलती है सन से। और पृथ्वी के या कह सकते हैं सूर्य के सिस्टम को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। सन की जो गैलेक्सी है या जो हमारा जो तारा है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। किसका पार्ट है ये?
मिल्की वे, मिल्की वे। और मिल्की वे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। ऐसा लग रहा है जैसे दूध की नदियां यहाँ पर बह रही हूं इसके नाम से, और यही कारण है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम रखा गया मिल्की वे। अभी हम जब पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीजों के विषय में पढ़ रहे होंगे। फिर जब हम बात करते हैं मिल्की वे की, तो मिल्की वे हिस्सा है लोकल ग्रुप का, यानी कि हमारे ग्रुप का नाम क्या हुआ? लोकल ग्रुप। और जब हम बात करते हैं ये जो लोकल ग्रुप है ये किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है वर्जो सुपर क्लस्टर का। किसका हिस्सा है? वर्जो या वर्गो भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, सुपर क्लस्टर। और वर्जो सुपर क्लस्टर जो है ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है यूनिवर्स का। तो ये जो है ये एक ऑर्डर चल रहा है, ये एक क्रम चल रहा है किसका? यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसके ऑर्डर को देखा कि किस प्रकार से जो हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं वो किस ऑर्डर को फॉलो करती हैं। हम वापस से एक बार देख लेते हैं आपके समझने के लिए कि देखिए जो प्लैनेट है, जो हमारा अर्थ है, वो किस जो यूनिवर्स है वो सुपर क्लस्टर से मिलकर के बनी हुई है। या फिर आप यहाँ से देखिए कि जो प्लैनेट्स हैं वो हिस्सा किसके हैं? सोलर सिस्टम का। मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा अपने मन में, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो प्लैनेट्स जो हैं वो किसका हिस्सा है? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम स्टार का एक सिस्टम है। स्टार्स जो हैं, ढेर सारे स्टार्स से मिलकर के क्या बनती है? गैलेक्सी बनती है। गैलेक्सी किसका पार्ट है? मुझे बताइए। गैलेक्सी पार्ट है ग्रुप का। ग्रुप जो है वो किसका हिस्सा है? सुपर क्लस्टर्स का। और सुपर क्लस्टर्स किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। और जब हम इसी ऑर्डर को हमारे अर्थ के पर्सपेक्टिव से फॉलो करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है वो क्या है? अर्थ है। अर्थ सन का एक हिस्सा है, या सन के जो सोलर सिस्टम है उसमें आता है। हमारा जो सूर्य है इसकी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला लोकल ग्रुप का एक पार्ट है, और लोकल ग्रुप जो है वो वर्जो सुपर क्लस्टर के अंतर्गत जो है आती है। वर्जो सुपर क्लस्टर को हम हिंदी में बोल सकते हैं सरस्वती। इसे हम क्या बोल सकते हैं? सरस्वती। तो ये जो है ये एक क्रम है जो कि आपसे पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इस चीज को जो है वो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया हुआ था कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें किस प्रकार की मेजरमेंट यूनिट्स हैं, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, वो काफी किलोमीटर्स की दूरी पर है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के यूनिट्स को प्रपोज किया, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सिक और लाइट ईयर को हमें दिया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो लाइट ईयर है, जिसका हम यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के विषय में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो इस चीज को लेकर के अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स दिए गए, अलग अलग प्रकार की थियरीज दी गई। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हमें चीजें इतनी अच्छे तरीके से नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स नहीं है उन चीजों को जानने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर
अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स यानी कि अवधारणाएं दी गई। और अलग अलग प्रकार की थियरीज जो है प्रपोज की गई, जिसमें कुछ बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है, जैसे बिग बैंग थियरी, जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक थियरी जो है मानी जाती है यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट और थियरीज में अंतर क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की यानी कि अवधारणाओं की, तो ये सिर्फ एक ऐसे विचार होते हैं या ऐसे मत होते हैं जो कि मेरे खुद के विचार, जैसे अगर मेरी बात की जाए किसी चीज़ को लेकर के और मैं अपने विचार जो है उनको सजेस्ट करूं, मैं अपने विचार उनको बताऊं, तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट जिसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, यानी कि ये पूरी तरीके से वैलिडेट नहीं होते, इसमें वैधानिकता हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट। और जब हम बात करते हैं थियरीज की यानी कि सिद्धांतों की, तो जो सिद्धांत होते हैं ये काफी हद तक प्रूवन होते हैं, वैलिडेट होते हैं, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की थियरीज जो है दी गई। जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए गए। जैसे इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, सॉरी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आया हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से अलग अलग प्रकार के अवधारणाएं हमें दी गई। जब हम बात करते हैं थियरीज की, तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज है। जैसे इसमें जो पहली थियरी है वो है द बिग बैंग, द बिग बैंग थियरी, जिसे प्रपोज किया था जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। इसे किसने प्रपोज किया था? जॉर्ज लेमेंत्रे। इसके बाद दूसरी थियरी थी स्टेडी स्टेट थियरी, तीसरी है पल्सेटिंग यूनिवर्स। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की हमें थियरी दी गई। जब अवधारणाएं शुरू हुई तो तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के मत जो है देने शुरू किए। किसी ने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो, उसमें जो स्टार है हमारा सन, वो बीच में है और दूसरे सेलेस्टियल बॉडी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो बीच में है और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज इसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे वो थे क्लॉडियस टॉलेमी। तो जब क्लॉडियस टॉलेमी आए तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने बताया कि जब हम हमारे ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो इसके केंद्र में, इसके सेंटर में
इसके सेंटर में अर्थ है और जितने भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं, इवन हमारा जो स्टार, जो हमारा सन है, वो भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि यह हमारा सन। और जितने भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, मार्स हो, जुपिटर हो, कोई भी हो, ये सारे जो है इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप इस थ्योरी के शब्द को देखिए तो इन्होंने प्रपोज किया था भू केंद्रित अवधारणा को। भू केंद्रित अवधारणा, इंग्लिश में से हम बोलते हैं, देखिए हमेशा इंग्लिश जो होता है वो काफ़ी क्लियर हमें चीज़ों को बता देता है, इसीलिए अगर आप कभी भी क्वेश्चंस वगैरह में फंसी है तो आप इंग्लिश वर्ड को ध्यान दीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं भू केंद्रित अवधारणा की, तो इसका इंग्लिश जो है वो है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इसे हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। अब आप इसके शब्दों को ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम बात करते हैं जियो की, तो जियो का अर्थ क्या होता है? भू, यानी कि पृथ्वी, और सेंट्रिक का अर्थ होता है सेंटर। जियो का क्या अर्थ है? अर्थ या भू, और सेंट्रिक का क्या मतलब है? सेंटर में होना, यानी कि केंद्र में होना। और अवधारणा का क्या अर्थ होता है? कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? अवधारणाएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बता रहा है कि ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी कि ब्रह्मांड जो है उसके सेंटर में क्या है? जियो है, यानी कि पृथ्वी है। और नाम देखिए तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और दूसरी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, इवन हमारा सन भी, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इस प्रकार से हम इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि तो इसमें हम बता सकते हैं कि द अर्थ is in the center of universe, and other celestial bodies are revolving अराउंड इट, यानी कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ये बात किसने कही? ये बात हमें बता रहे हैं क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आए वराहमिहिर। तो जब वराहमिहिर आए तो इन्होंने बताया कि देखिए पृथ्वी जो है वो केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र में हमारा जो सूर्य है वो है। और इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए वराहमिहिर, जो कि भारत के थे, और इनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस पढ़ रहे थे वहां पर। तो वराहमिहिर जब आए तो इन्होंने बताया कि जो हमारा सूर्य है, यानी कि द सन इज सेंटर इन द यूनिवर्स, यानी कि सूर्य जो है वो कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। लेकिन जब इंडियन जियोग्राफर्स के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं वो काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चली। वो इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर में अलग अलग जो रूरल्स थे, यानी कि जो अंग्रेज थे और जो दूसरे आक्रांता थे, उनका शासन चल रहा था, जिस कारण से जो चीज़ें भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय लोगों ने या विद्वानों ने बताई, वो चीज़ें काफ़ी टाइम के बाद में जो है खोजी गई। इस कारण से यहाँ पर जो वराहमिहिर थे उनकी बात को इतना ज़्यादा ऑथेंटिक जो है नहीं लिया गया, या कह सकते हैं कि वराहमिहिर को हीलियोसेंट्रिक अप्रोच का जन्मदाता जो है नहीं कहा जाता है।
इसके बाद जो है आए निकोलस कॉपरनिकस। और जब निकोलस कॉपरनिकस आए तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। तो तीसरे नंबर पर कौन है? निकोलस कॉपरनिकस। तो जब निकोलस कॉपरनिकस आए तो इन्होंने बताया कि देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। और इन्होंने जो थियरी प्रपोज की उसका नाम था हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इनकी थियरी का नाम था हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वराहमिहिर जो हैं उनकी बुक का नाम क्या है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वराहमिहिर की बुक का नाम क्या है। तो जब हम बात करते हैं हीलियोसेंट्रिक अप्रोच की, तो देखिए, जो सूर्य होता है इसको हम हीलियो के नाम से भी जानते हैं। हीलियो का अर्थ क्या होता है? सन या हमारा सूर्य। और सेंट्रिक का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया, सेंट्रिक का अर्थ होता है सेंटर या केंद्र। तो ये जो थियरी है, ये शब्दों को ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि ये कुछ ऐसी थियरी है जो कि हमें बता रही है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। यानी कि इस थियरी की हम बहुत अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं कि the sun is center in the universe and other celestial bodies सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? कुछ भी, यानी कि कोई भी पिंड, खगोलीय पिंड जो कुछ भी हो हमारे ब्रह्मांड में, वो सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो है कहे जाते हैं। हमने इसके विषय में भी पढ़ा हुआ था हमारी प्रीवियस क्लास में, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, एस्टेरॉयड हो, मिटियोर हो, या कुछ भी हो, इवन हमारा सन भी, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसमें कहा गया कि द सन इज सेंटर इन द यूनिवर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर revolving around it। यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और जितनी भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व जो है करती हैं। इसके अलावा निकोलस कॉपरनिकस ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मोशन ऑफ द अर्थ के विषय में बात की। इन्होंने बताया कि देखिए, जो पृथ्वी की जो गति है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की है। इन्होंने बात की पृथ्वी की गतियों के विषय में। जहां इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसकी दो प्रकार की गति है। पहली है एनुअल मोशन, पहली है एनुअल मोशन यानी कि वार्षिक गति। अभी हम इन सारी चीजों के विषय में पढ़ेंगे, एनुअल मोशन। और दूसरी है डेली मोशन। एनुअल मोशन को क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। वार्षिक गति। और डेली मोशन को क्या बोलते हैं? दैनिक गति। तो जब हम बात करते हैं एनुअल मोशन की, तो एनुअल मोशन का अर्थ होता है कि जब पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है, उसकी परिक्रमा करती है, तो इसे हम बोलते हैं एनुअल मोशन। इसे आप बोल सकते हैं व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड एनुअल मोशन। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ रिवॉल्व किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? अर्थ सन के अराउंड दी सन। और डेली मोशन में क्या होता है? डेली मोशन में मतलब होता है कि जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है या घूर्णन करती है, जैसे हम हिंदी में घूर्णन करना बोलते हैं रोटेशन को, तो जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो इसे ही हम डेली मोशन यानी कि दैनिक गति के नाम से जानते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इस प्रकार से जब निकोलस कॉपरनिकस आए तो इन्होंने दो प्रकार की चीजों को हमें बताया। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि इन्होंने कहा कि अभी तक जिस चीज को हम लेकर के चल रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, तो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। और यही कारण है कि इन्होंने हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। इसके बाद, और जो काफी है, सही भी है, और बाद में चल करके हमें पता चला कि हीलियोसेंट्रिक अप्रोच ही क्या है, सही भी है। आज हमें ब्रह्मांड के केंद्र में, या कह सकते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसके केंद्र में सूर्य देखने के लिए मिलता है। इसके बाद यहीं पर निकोलस कॉपरनिकस ने मोशन ऑफ द अर्थ के विषय में बताया। ये बताया कि जो पृथ्वी है उसकी दो प्रकार की गति है, जिसमें पहली है एनुअल मोशन यानी कि वार्षिक गति, और दूसरी है डेली मोशन यानी कि दैनिक गति। वार्षिक गति क्या है, एनुअल मोशन क्या है कि जब पृथ्वी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और डेली मोशन क्या है कि जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो ये डिफरेंस है एनुअल मोशन एंड डेली मोशन के विषय में। इसके बाद जो है इसके बाद आए एडविन पॉवेल हबल। इनके विषय में हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा हुआ था, एडविन पॉवेल हबल के बारे में, कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई यूनिवर्स को लेकर के कि यूनिवर्स जो है वो लगातार विस्तारित है, यानी कि यूनिवर्स जो है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग की थियोरी इन्होंने प्रपोज की, जो एक्चुअल में सही भी है। और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो हमारा ब्रह्मांड है, जब इसका ओरिजिन हुआ था या जब इसका ओरिजिन हो रहा था, तो वो काफी छोटे आकार में सिमटा हुआ था। धीरे धीरे करके आज जो है ये लगातार इसमें जो है विस्तार होते जा रहा है। और यहीं पर इन्होंने बताया कि इन्होंने थियोरी प्रपोज की कि द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग। और जब एडविन हबल थे तो इन्होंने ही, और इनके जो है सम्मान में नासा के द्वारा पहला तो इन्होंने ये बताया हुआ था कि जो हमारी ब्रह्मांड है उसमें ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। और इसके बाद इन्होंने दूसरी चीज बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका लगातार जो है विस्तार हो रहा है, जिस कारण से इनके सम्मान में नासा के द्वारा हबल टेलीस्कोप को छोड़ा गया 1990 में। बाद में चल करके जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा रिप्लेस किया गया। और मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊं, ये देखिए, तो ये है हबल टेलीस्कोप, जिसे कि 1990 में इनके ऑनर में जो है छोड़ा गया था। बाद में चल करके जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है इसने इसे रिप्लेस किया। और इसके बाद जो है आए योहानेस केपलर, जिन्होंने 3 प्लैनेटरी मोशन ऑफ द अर्थ या 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के विषय में बताया, ग्रहों की
की जो गति होती है उसके विषय में इन्होंने 3 प्रकार के जो है सिद्धांतों को दिया, जिसे हम फिजिक्स में जो है पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सिद्धांतों के विषय में। तो ये जो है कुछ अवधारणाएं थी जिसे अलग-अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है दिया गया, और इन्होंने अपने-अपने मत रखे कि इस प्रकार से जो है यूनिवर्स की संरचना या इस प्रकार से यूनिवर्स जो है वो हो सकता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं थियरीज के विषय में, यानी कि सिद्धांतों के विषय में। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सिद्धांतों की, तो सिद्धांत अभी हम लोगों ने समझा कि सिद्धांत होते क्या हैं। सिद्धांत एक ऐसे विचार हैं जो कि मैथमेटिकली या साइंटिफिकली जो है वो प्रूवन है, और इसमें भी सबसे जो ऑथेंटिक थियोरी है वो है महाविस्फोट के सिद्धांत की, यानी कि द बिग बैंग थियोरी की। यहाँ पर हम लोग 4 सिद्धांतों या 4 थियोरीज को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थियोरी है वो है द बिग बैंग, जिसे प्रपोज किया था जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। इसके बाद दूसरी थियरी हम लोग पढ़ेंगे जो है साम्यावस्था का सिद्धांत, यानी कि स्टेडी स्टेट थियरी, जिसे दिया गया था थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी के द्वारा। इसके बाद है तीसरी थियरी पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, यानी कि दोलन के सिद्धांत की थियरी, जिसे दिया गया है डॉक्टर एलन संडेज और आर्थर एडिंगटन के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी थियरी जो है स्फीति सिद्धांत के विषय में, इन्फ्लेशनरी थियरी के विषय में, जिसे दिया था एलन गुथ और पॉल स्टीनहार्ट के द्वारा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग जो है इन सिद्धांतों के विषय में देखेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको आपके सुझाव हैं हमारे लिए या हमारे चैनल के लिए, प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।